अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा जो टॉपिक है आज वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या है और एवोल्यूशन में क्या क्या होता है, ये हमें आज पढ़ना है। अब एवोल्यूशन क्या है? द टर्म एवोल्यूशन इज डिराइव्ड, ये जो टर्म जो है एवोल्यूशन जो है ये डिराइव हो गई है एक लैटिन वर्ड से, दैट इज कॉल्ड इवॉल्वेयर। इस इवॉल्वेयर का मतलब क्या है? इस इवॉल्वेयर का मतलब है अनफोल्ड और अनरोल, और इस अनरोल का मतलब होता है टू रिवील द हिडन पोटेंशियल। इसका मतलब है टू रिवील टू रिवील द हिडन पोटेंशियल, यानी अपने अंदर कोई काबिलियत को जाहिर करना। हिडन पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई काबिलियत होना, उसको जाहिर करना, दैट्स कॉल्ड अनफोल्ड और अनरोल कहते हैं उसको। अब ये जो एवोल्यूशन जो है इसको डिफाइन किया गया है, इस डिफिनेशन क्या है? इट विल बी डिफाइंड एज द ग्रेजुअल चेंज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म्स। कोई ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअल का मतलब है स्लोली चेंज, धीरे धीरे चेंज हो जाती है। क्या देता है? एक नया सा फॉर्म देता है। कहाँ से देता है हमें? फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग वंस, फॉर्म से जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उन्हीं से हमें कोई चीज, जब उनके अंदर कोई चेंज आ जाती है फिर वहाँ से एक नया सा एक इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है। या इसका दूसरी डिफिनेशन है चेंज इन इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो हमारी बॉडी के अंदर इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, जो हमारे जनरेशन, जो हमारे फादर से आता है या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पास कोई जीन आता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड। अगर उसके अंदर कोई चेंज आ गई, उन इनहेरिटेड ट्रेड्स के अंदर कोई चेंज आ गई, वो जनरेशन दूसरी जनरेशन में चला जाएगा, फिर तीसरी जनरेशन में चला जाएगा, वो भी एक प्रोसेस क्रिएट कर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको भी हम कह सकते हैं एवोल्यूशन, उसको भी कहा जा सकता है। अब एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन के दो टाइप्स हैं। एवोल्यूशन का पहला टाइप दैट इज इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द ग्रेजुअल चेंज इन द एलिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कुछ एलिमेंट जो खासकर नॉन लिविंग सबस्टेंस होंगे, अगर उन नॉन लिविंग सबस्टेंस में कोई चेंज हमने देखी विद रेस्पेक्ट टाइम की वजह से या टाइम के हिसाब से उनमें अगर कोई चेंज हमने पाई, दैट्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जैसे हम देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल बनना, सॉइल का या जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होना, वो चेंज जो है वो चेंज होती है इनऑर्गेनिक, वो एकदम से नहीं होती, वो ग्रेजुअल से होती है, धीरे धीरे वो चेंज हो जाए, ईयर्स उसको लगता है ये चेंज करने में, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन। दूसरा एवोल्यूशन जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब क्या है? द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर अगर कोई चेंज आ गई या कोई चेंज उसमें उनके अंदर देखी गई, मगर टाइम के बेसिस पे अगर कोई चेंज देखी गई तो उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, उनको कहा जाता है। को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बहुत सारे प्रोसेस आता है, जैसे ह्यूमनस है, ह्यूमनस पहले ऐप थे, ऐप के बाद वो धीरे धीरे, ये अकॉर्डिंग डार्विन ये कहता है, तो ह्यूमनस का ऑरिजिन जो वो ऐप से हुआ है, तो धीरे धीरे उनके अंदर वो चेंज आ गई, वो फिर उसके बाद खड़ा हो गया, या उसके बाद उसमें वो चेंज देखी गई, तो फिर लास्ट पे एक ह्यूमन बींग देखा गया, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, उसको कहा जाता है। और ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है ये सबसे पहले दिया एक सेंस, दैट इज कॉल्ड चार्ल्स डार्विन ने दिया था, मगर किसमें? उसकी बुक एक थी, दैट बुक इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसकी अपनी बुक थी, उसी में उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी थी, ये इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। अब ये एवोल्यूशन जो है, चाहे वो इनऑर्गेनिक, हम यहाँ पे बात हम करेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे में पता चलेगा, उसके लिए दूसरा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस का मतलब होता है सबूत, कोई सबूत मिलना। एवोल्यूशन के लिए कोई सबूत मिला है, हमें ये पता चलेगा, अगर उसे हमें कोई सबूत मिल गया तो हमें पता चलता है हाँ ये पहले ये चीज़ थी, तो ये आगे फिर हम आज देखते हैं, यानी ये चीज़ जैसे डायनासोरस की बात हम करते हैं, को डायनासोरस को हम लोग नहीं देखते हैं आजकल, मगर डायनासोरस की कोई चीज़ हम पाते हैं, उसका स्केलेटन हम देखते हैं, या जब खोदते हैं ज़मीन को, तो उस वक्त उनके बॉडी पार्ट्स निकलते हैं वहाँ से, तो उससे हमें ये सबूत मिलता है हाँ इस हमसे पहले कोई ऐसी स्पीशीज़ थी जो इस ज़मीन पे या इस अर्थ पे पैदा थी या इस अर्थ पे रहती थी।
इसको कहा जाता है एविडेंसेस कहते हैं। अब वही एविडेंसेस कैसे हम देख सकते हैं, उसके लिए हम तीन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। पहला जो है दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस है, पहला है। दूसरा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और तीसरा है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस है। अब पहला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या होता है। दीज एविडेंसेस आर बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। को ये जो एविडेंसेस हम देखते हैं, ये देखते हैं सिर्फ किसके बेसिस पे, ये देखते हैं बॉडी पार्ट्स के बेसिस पे। अगर हमारी बॉडी पार्ट चाहे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हो या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हो, अगर उन बॉडी पार्ट्स में कोई एविडेंस, कोई चेंज हमने देखी, कोई फॉर्म हमने ऐसा देखा जिसकी वजह से हमें लगता है नहीं इसके अंदर कोई चेंज आ गई है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी, एनाटॉमिकल मतलब होता है इनर स्ट्रक्चर ऑफ ए बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको कहा जाता है एनाटॉमी या इस तरह मॉर्फोलॉजी कहते हैं, आउटर बॉडी पार्ट्स को कहा जाता है। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस जो होता है, ये हम कैसे देखते हैं, ये हम देखते हैं तीन तरीक़ों से। एक देखते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स की वजह से, दूसरा एनालॉगस ऑर्गन और तीसरा वेस्टिजल ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन्स किनको कहा जाता है? होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं दोज आर द ऑर्गन्स विच परफॉर्म, जो काम करते हैं, विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस वो करते हैं इन डिफरेंट स्पीशीज़। अलग अलग स्पीशीज़ को अगर देखें उनमें वो ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, मगर उनका ऑरिजिन, उनका स्ट्रक्चर जो होता है, उनका एम्ब्रियोलॉजिकल एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन जो होता है वो उनका सिमिलर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन। यानी वो ऑर्गन जिनका एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर या उनका बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होगा मगर डिफरेंट फंक्शन होगी, फंक्शन इनकी अलग अलग होगी। जैसे एग्जांपल अगर देखें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स में फ्रॉग वो भी आता है, वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट्स में हॉर्स वो भी आता है, वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स में हम लोग ह्यूमन्स भी आते हैं। तो इन ह्यूमन्स के पास क्या होता है, इन ह्यूमन्स के पास होते हैं फोर लिम्ब्स। फोर लिम्ब्स का मतलब फोर, दैट इज हिंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब। हिंड लिम्ब का मतलब होता है पीछे वाले पैर, और फोर लिम्ब होता है दैट्स कॉल्ड फ्रंट पार्ट जो होता है, दैट्स कॉल्ड जो हमारे आर्म्स हैं। और इनकी वजह से अगर हम देखेंगे ना, हर ऑर्गेनिज्म से फ्रॉग को देखेंगे या मैन को देखेंगे या रेप्टाइल्स को देखेंगे या हॉर्स को देखेंगे, एक ही जगह से वो निकलता है, एक ही इनका स्ट्रक्चर है, एक ही इनका एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है, मगर फंक्शन अलग अलग है। जैसे हम लोगों की फंक्शन जो ह्यूमन्स की फंक्शन जो ह्यूमन्स के अंदर वो क्या कर सकता है, वो ग्रास्प कर सकता है, वो किसी चीज़ को पकड़ सकता है, हाथ से पकड़ सकता है, मगर एक हॉर्स जो है वो किसी चीज़ को हाथ से नहीं पकड़ सकता, वो क्या कर सकता है, उसके जो आगे वाले पैर जो है, आगे वाले फोर लिम्ब जो उनको रनिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे एक फ्रॉग जो है वो लीप करता है, लीप का मतलब वो जंप उठाता है। इस तरफ रेप्टाइल्स क्या करते हैं, वो क्रीप करते हैं, और इस चीज़ को कहते हैं हम होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल, जैसे ये मैन है, इसका काम अलग है, ये चीता है, इसका काम अलग है, ये व्हेल है, इसका काम अलग है, और ये बैट है, मगर इनका एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन जो वो सबका सेम है। कोई एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन सबका सेम है, और मगर फंक्शन क्या है, फंक्शन इनकी डिफरेंट होती है। इनकी फंक्शन है ग्रास्प करना, इनकी फंक्शन दौड़ना, इसकी फंक्शन है व्हेल की फंक्शन जो है, इसका फंक्शन है स्विम करना, और बैट जो है इसकी फंक्शन है विंग्स, या इसकी फंक्शन जो है वो है फ्लाई करना, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन अपोजिट है होमोलॉगस ऑर्गन्स का। कोई इसमें क्या है, इसमें द ऑर्गन विच हैव डिफरेंट ऑरिजिन, जिसका ऑरिजिन डिफरेंट होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ऑरिजिन भी डिफरेंट होगा, मगर फंक्शन इनकी सेम होगी, परफॉर्म द सेम फंक्शन, फंक्शन इनकी सेम होगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, देयर विंग्स, विंग्स ऑफ ए बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट। अगर बर्ड की विंग्स को देखेंगे और इंसेक्ट की विंग्स को देखेंगे, दोनों की ऑरिजिन जो है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट दोनों का है। एक बटरफ्लाई का बर्ड विंग्स जो है वो भी अलग है, एक बर्ड, एक पिजन को लेंगे उसके विंग्स भी अलग देखे जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, मगर दोनों की फंक्शन सेम है। बटरफ्लाई की विंग जो है वो भी यूज़ हो जाते हैं फॉर फ्लाइट करने के लिए, और दूसरा जो होता है ये बर्ड जो होता है उनका जो विंग्स जो होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, किसके लिए, वो भी यूज़ हो जाते हैं फॉर फ्लाइट करने के लिए। तो इसमें एग्जांपल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बर्ड है, ये इंसेक्ट की बर्ड है, इसी तरह टेरिडोडैक्टाइल है, ये एक एनिमल है, इसकी विंग्स है, या इस तरह बर्ड्स है इसकी विंग्स है, या बैट है इसकी विंग्स है। को हर किसी की फंक्शन जो है वो सेम है, हर किसी की फंक्शन क्या करना है, इन सबको फ्लाई करना है, इन सबको उड़ना है, इनकी वजह से उड़ते हैं, मगर इनका ऑरिजिन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है।
दैट्स कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं उनको जो नॉन फंक्शनल होता है, यानी दो दीज ऑर्गन्स, दीज आर द नॉन फंक्शनल एंड रुडिमेंट्री ऑर्गन्स। वो जो फंक्शन पहले करते थे आज फंक्शन नहीं करता, प्रेजेंट इन एनिमल्स, आर कॉल्ड वेस्टिजियल। को वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए वो ऑर्गन्स जो पहले काम करते थे अब वो काम नहीं करते हैं कुछ क्योंकि हमने उनका यूज़ ख़त्म किया, उनका यूज़ हमने कंटिन्यू नहीं रखा, इसलिए उनकी वर्क जो है वो धीरे धीरे कम होगी और वो वेस्टिजियल बन गई हमारी बॉडी में। जैसे इसमें एग्जांपल है टेल वर्टिब्रेटा, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो उस स्पाइनल कॉर्ड में लास्ट बोन जो है दैट्स कॉल्ड टेल वर्टिब्रेट उसको कहा जाता है, जिसकी वजह से डार्विन ने कहा था ये जो ह्यूमन जो है इसके पास टेल है, और ये टेल जो है ये टेल इसको कहा जाता है कॉक्सियल बोन कहते हैं, और ये लास्ट वाली बोन है, ये भी नॉन फंक्शनल है, ये भी वेस्टिजियल है। इसी तरह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है जो हमारी बॉडी में है, जो खासकर पहले यूज़ होता था फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज करने के लिए, पर आज इसका यूज़ नहीं होता है, ये भी क्या है, ये हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन। निक्टेटिन मेम्ब्रेन, ये भी हमारी बॉडी, या विजडम टीथ जो हमारे दांत होते हैं पीछे वाले दांत जो होते हैं वो भी यूज़ नहीं होते हैं, तो इस वो भी क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। ये इसमें एग्जाम्पल्स हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है यहाँ पे, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो ये भी वेस्टिजियल आ रहा है, इसको कहा जाता है निक्टेटिक मेम्ब्रेन ये वाला। तो यहाँ पे कॉक्सिजियल बोन जो है ये वाली बोन, और ये वो सब क्या है, ये सब है वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी वो ऑर्गन जिनकी फंक्शन आज नहीं है, जिनकी फंक्शन पहले थी। नेक्स्ट वन दैट्स एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस। एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे ये एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द पेरेंटल डेवलपमेंट और गैमीट्स, या जो सेक्स सेल्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर जो है डेवलपर एम्ब्रियो जो होता है, फोटस जो होता है, उसके बारे में हमें बताता है ये फोटस कैसे डेवलप हो, इसमें कौन कौन सी चेंजेस आ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, या शॉर्ट में हम इसको कहते हैं इट इज द स्टडी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the development of embryo। डेवलपमेंट एम्ब्रियो के बारे में, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है उसके बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी क्या हमें बताता है, द एम्ब्रियोलॉजी और द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स ऑफर ए यूनिक प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन। अगर हम इस एम्ब्रियोलॉजी की बात हम देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी एविडेंस की बात हम करेंगे, तो इसमें हम देखते हैं जो ये हमारे खासकर एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा प्रूफ हमें देता है। ये हमें देता है क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो सबके सेम, वो सबके कॉमन होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि ऑल द मल्टीसेलुलर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लिविंग लाइफ फ्रॉम फर्टिलाइजर एग। ये कहता है जितने भी मल्टीसेलुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजर एग से, जो एक सिंगल सेल होती है। विथ प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, जब उसमें अलग अलग चेंजेस डेवलपमेंट होते हैं 2 और 3, या इसके जर्म लेयर्स बन जाता है, एक्टोडर्म बन जाता है, मेसोडर्म बन जाता है, एंडोडर्म बन जाता है, और प्रोड्यूसर इन द एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो में वो चीज़ डेवलप होगी, हर किसी में है, कोई भी एनिमल हम लेंगे उसमें ये चीज़ प्रेजेंट होता है। तो आर प्रोड्यूसर इन द एम्ब्रियो फ्रॉम दीज जर्म लेयर्स, फिर इन जर्म लेयर्स के बाद क्या होता है, ऑल द बॉडी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स आर डिराइव्ड। फिर इन्हीं जर्म लेयर से क्या होता है, इन्हीं जर्म लेयर से बाकी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। और इसकी एविडेंसेस कैसे में पता चलता है, यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये फिश है, अगर हम फिश को देखें, ये फिश है, ये सालमेंड्रा है, ये टोटाइज है, ये चिक है, और ये ह्यूमन है। अगर इन सब ऑर्गेनिज्म्स को देखेंगे, इनकी पहली स्टेज जो है, पहली स्टेज ये वाली है, इस पहली स्टेज को देखें, इस पहली स्टेज में हर कोई एम्ब्रियो जो है वो सेम हमें दिखता है, हर कोई एम्ब्रियो जो है, तो हमें इनसे पता चलता है। फिर बाद में कुछ मिड स्टेज पे जो दूसरी स्टेज है, इसमें चेंजेस हम देखते हैं, इसमें अलग चेंजेस दिखते हैं, इसमें अलग चेंजेस आ जाते हैं, इसमें अलग, हर किसी एम्ब्रियो में फिर अलग अलग चेंज आ जाते हैं। फिर मैच्योर एम्ब्रियो जो है, मैच्योर में अलग चेंज आ जाते हैं। को ये इससे पता चलता है हमारा जो है, हम सब है यहाँ पे, हम सब का ये जो यानी जो हमारा ऑरिजिन जो है वो एक ही होता है, क्योंकि एक ही एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हमारे अंदर पाया जाता है। तो इसको कहा जाता है एम्ब्रियोनिक एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है दैट्स कॉल्ड पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होता है, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड लाइफ ऑन फॉसिल रिकॉर्ड। यानी हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सिर्फ फॉसिल्स के बारे में जानते हैं, फॉसिल्स जो होते हैं, फॉसिल्स के बारे में हम फॉसिल्स हम पता कर सकते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं या इसके अंदर इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशन कैसे आ गया, दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस उसको कहते हैं। और ये किससे हम पता कर सकते हैं, ये हम पता कर सकते हैं इस जो इसमें
खासकर फोसिल्स जो होते हैं। फोसिल्स क्या होते हैं? फोसिल्स आर द रिमेन्स आर इम्प्रेशंस ऑफ, फोसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ dead animals and plants, remains of dead animals and plants। जो प्लांट्स होते हैं उनका जो डेड पॉट जो होता है या इम्प्रेशन उसका होता है, दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट, जो बहुत पुराने ज़माने में होते थे, उनका कोई चीज़ हम देखते हैं, उनका कोई डेड पॉट हम पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोसिल उसको कहते हैं। तो इसी फोसिल से हमें पता चलता है ये एविडेंसेस के बारे में। फोसिल प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ, यही फोसिल हमें क्या करता है, ये हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें एविडेंसेस के बारे में बताता है। दस दे आर ऑफन, इसलिए इनको कहा जाता है रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एवोल्यूशन, इनको कहा जाता है। कोई सिर्फ फोसिल से, कोई फोसिल के अंदर कोई चीज़ होगा, कोई निशान होगा, तो उसी से हमें पता चलेगा ये फोसिल जो ये एनिमल का है या प्लांट का है या किस एनिमल का है, तो हमें पता चलता है। दैट सो इट इज़ कॉल्ड रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एवोल्यूशन, इसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पे है, ये एक फोसिल है, ये क्रॉक है, इसमें एक चीज़ दिखाई जाता है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे दूसरा, और एक यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारे जो है ये सारे फोसिल्स हैं। कोई इनसे हमें पता चलता है, इनसे हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की वो पता चलता है। ये पुराने ज़माने में ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते थे, जैसे ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ये बी को देखो, या इसी तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये जो है ये बर्ड है, और जो एक्सिस बर्ड को कहते हैं, या इसी तरह यहाँ पे कुछ एनिमल्स को देखा जाता है। या अगर हम इस स्केलेटन सिस्टम को देखेंगे, यहाँ पे शकल जो हमारा है, तो ये शकल कैसे है, या इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे जो कैट जो है इसमें कैसे होता है, इनमें ये ह्यूमंस का। और पहले आप देखो पहले कैसे होता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो चीज़ निकल जाता है ज़मीन के अंदर, जब खोदते हैं उसको, तो वहाँ से हमें इसकी एविडेंसेस भी पता चलती हैं। इस चीज़ को कहा जाता है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ जो है, लाइफ कैसे ऑरिजिनेट हो गई। अब ऑरिजिन के बाद में पहले हम देखेंगे लाइफ क्या है। लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ इज ए इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज आउटसाइड मटेरियल लाइक लाइट, वाटर, गैसेस, फूड एंड स्टफ फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर प्रोडक्शन एंड थ्रू केमिकल रिएक्शन ए कंट्रोल्ड मैनर। वो लाइफ क्या है? लाइफ एक इनहेरेंट कैपेसिटी है, एक अंदर छिपी हुई हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो यूटिलाइज करता है, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, जो यूटिलाइज करता है आउटसाइड रॉ मटेरियल्स को, बाहर जो मटेरियल्स है उसको यूज़ करता है। जैसे लाइट को यूज़ करता है, वाटर को यूज़ करता है, गैसेस को यूज़ करता है, फूड को यूज़ करता है, या गैस किसके लिए? फॉर एनर्जी करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, या बाकी केमिकल रिएक्शन जो है वो डेवलप करने के लिए। इस चीज़ को हम कहते हैं लाइफ। क्या कहते हैं? लाइफ। वो इसी लाइफ की वजह से हम लोग बाकी काम करते हैं, हम प्रोग्रेस दिखाते हैं। तो अगर लाइफ ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी भी काम नहीं कर पाएगी। अब यही लाइफ कैसे डेवलप हो गई? लाइफ डेवलप हो गई एक बड़ी थ्योरी से, दैट इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। अभी बिग बैंग थ्योरी क्या है? साइंटिस्ट्स बिलीव्ड दैट अबाउट 10 to 20 मिलियन ईयर्स एगो, यानी जो साइंसदान जो थे उन्होंने वो बिलीव करते हैं, वो कहते हैं 10 to 20 बिलियन ईयर से पहले क्या था? द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ह्यूज कंसनट्रेटेड मास। तो कहता है कि वो कहता है ये जो यूनिवर्स जो है ये एक, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मास था। वो मास क्या था? ह्यूज कंसंट्रेटेड मास था। उस मास को कहा जाता है कॉस्मिक मटेरियल कहते हैं, या उसका नाम दूसरा है नेब्यूला उसको कहते हैं, या उसको कहा जाता है कॉस्मिक मटेरियल, या कहते हैं नेब्यूला। ये किस में था? ये पूरे इस यूनिवर्स के अंदर था। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी फिर कहती है द यूनिवर्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी यूनिवर्स एग्जिस्ट हो गई। कब होगी? सम 15 बिलियन ईयर अगो, यानी 15 बिलियन ईयर से पहले वो इस आगाज उसका हो गया। बाय बिग बैंग, एक बड़े से धमाके से। बिग बैंग का मतलब होता है धमाका। बड़े धमाके की वजह से ये अर्थ या ये यूनिवर्स ऑरिजिनेट हो गई। और उस बिग बैंग को कहा जाता है दैट इज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, हीट भी थी उसमें, बहुत बड़ा धमाका एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स कायनात का आगाज हो गया।
दिस बिग एक्सप्लोजन थ्रू आउट, ये जो बिग एक्सप्लोजन जो जब हुआ, इसने क्या किया, थ्रू आउट न्यूमरस पीसेस ऑफ कॉस्मिक मटेरियल, जो ऊपर कॉस्मिक मटेरियल जो ये था, इसने इन कॉस्मिक मटेरियल्स को दूर दूर फेंका, और इतनी दूर फेंका क्योंकि जहाँ पे फिर गैलेक्सीज बन गई, जो वो ग्रुप्स में जमा हो गए, वो ग्रुप्स में जमा हो गए और स्टार्स बन गए या गैलेक्सीज बन गए, और वो इतने दूर हो गए एक दूसरे से, एक इनकी स्पीड जो थी, उस स्पीड को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, जो है उस लाइट की स्पीड की वजह से वो एक दूसरे से दूर हो गए, जो आइंस्टाइन ने कहा था, जिसकी लाइट की स्पीड जो है वो है 3 × 10⁸ जो है इस लाइट की स्पीड जो है, जो ये आइंस्टाइन ने कहा m² में, रिलेटिविटी थ्योरी में। तो उसकी स्पीड की जैसे ये जो पार्टिकल्स, ये जो कॉस्मिक मटेरियल्स थे, ये सारे कॉस्मिक मटेरियल्स एक दूसरे से दूर हो गए। ये था बिग बैंग थ्योरी। ऐसे ही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो बीच में है, ये सारा बीच में क्या है, बीच में है कॉस्मिक मटेरियल, फिर वहाँ पे धमाका, जैसे यहाँ पे रेडिएशन हम देखते हैं दूर दूर हो जाता है, और ये हो जाता है किन की वजह से ये हो जाता है, इस m² जो है, या यहाँ पे जो रिलेटिविटी थ्योरी है, इस रिलेटिविटी थ्योरी की वजह से ये चीज़ हो जाता है। इसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसको कहा जाता है। या यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे यहाँ पे ये मटेरियल होता है, ये मटेरियल धमाका की वजह से फिर यहाँ पे ये अलग अलग पोर्शंस बन जाते हैं, फिर यहाँ पे गैलेक्सीज बन जाते हैं, फिर इन गैलेक्सीज के बाद ये गैलेक्सीज बन जाते हैं, फिर इन गैलेक्सीज के अंदर फिर सोलर सिस्टम बन जाता है, जिसमें हमारा भी सोलर सिस्टम आता है, जिसको हम कहते हैं आकाश गंगा जिसको कहते हैं। या दूसरा यहाँ पे मैंने ये चीज़ बताया, तो ये भी यहाँ पे भी सेम यही है, बिग बैंग। फिर इसी तरह ये दूर 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 चले जाते हैं, और बहुत सारी स्पीड में चले जाते हैं, फिर लास्ट पे क्या बन जाता है, फिर लास्ट पे सोलर सिस्टम बन जाता है, जो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो लास्ट पे फिर बन जाता है। इस चीज़ को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। अब सोलर सिस्टम जो हमारा है वो कैसे बन गया, एविडेंस सजेस्टेड दैट, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, एविडेंस सजेस्टेड दैट द सोलर सिस्टम वाज फॉर्मड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो कुछ एविडेंसेस कुछ मिले हमें, कुछ सबूत हमें मिले, वो सबूत हमें बताते हैं हमारा जो सोलर सिस्टम जो है, वो सोलर सिस्टम का आगाज़ हुआ कब, वो आगाज़ हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, वो उसका आगाज़ हुआ। इट इज़ थॉट टू हैव ए राइज फ्रॉम ए ह्यूज स्प्रिंग क्लाउड। और इसका मतलब कि ये कैसे हो गया, इसका मतलब है एक क्लाउड था, एक ह्यूज बहुत बड़ा क्लाउड था, वो स्पिनिंग करता, वो घूम रहा था, और उसमें क्या था, उसमें था कॉस्मिक डस्ट था, गैसेस थे, या जिनको हम कहते हैं सोलर निब्यूला, या जिसको हम क्लाउड्स कहते हैं। अब इस सोलर क्लाउड्स कैसे फिर चलेंगे, अब ये ऐसे होता है, जैसे सोलर क्लाउड जो होता है, जिसको हम नेबुला कहते हैं, या सोलर नेबुला या क्लाउड, ये क्लाउड जो था, ये क्लाउड एक जगह था, फिर यही क्लाउड धीरे धीरे कंडेंस हुआ, और ये क्या हुआ, ये रिवॉल्विंग होने लगा, ये सर्कुलेट, ये ऐसे ऐसे गोल गोल ये सर्कुलेट होने लगा। तो सर्कुलेट किसके अराउंड होता है, सेंट्रल मास, बीच में एक चीज़ था जिसके आसपास ये घूम रहा था, और इन्होंने क्या किया, इसने एक रिंग्स बनाए, कुछ रिंग्स बनाए, जिन रिंग्स की वजह से यहाँ पे एक सर्कुलर मास बन गया, और फिर वही रिंग्स जो है, वो क्लाउड जो थे, वो क्लाउड ब्रेक हो गया, और वो ब्रेक हो गया छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी ये यहाँ पे बीच में, यहाँ पे सर्कुलेशन की वजह से इसमें एनर्जी डेवलप होगी, फिर एनर्जी की वजह से ये ब्रेक हो गया, ये ब्लास्ट हो गया इसमें, और यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स दूर दूर बन गए, और उन पार्टिकल्स को कहा जाता है एडीज, या उनको कहा जाता है प्लैनेट्स, फिर उसके बाद इसमें प्लैनेट्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये गैसेस था, फिर इसके बाद ऐसे ये सर्कुलर बनता है, फिर ये ऐसे बन जाता है, फिर धीरे धीरे इसमें सारे प्लैनेट्स जो है, वो सारा हमारा सोलर सिस्टम जो है, वो हमारा सोलर सिस्टम इसमें आगाज़ हो जाता है, जिसमें हमारी अर्थ जो है वो भी इसमें आ जाती है। फिर अर्थ जो है, अर्थ का आगाज़ कैसे हुआ, वो अर्थ जो हमारे हैं, जिस पे हम रहते हैं, अर्थ जो हमारी है, अर्थ इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर दो चीज़ें सबसे पहले देखी गई जब अर्थ का ऑरिजिनेट हुआ, जब अर्थ का ऑरिजिन हुआ, इसमें दो चीज़ें थी, एक चीज़ था इसमें सॉलिड मास, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो रॉक्स वहाँ पे पाए जाते थे, दूसरा इसके अंदर था गैसेस, एक्सेप्ट ऑक्सीजन के बगैर, ऑक्सीजन इसमें नहीं था, बाकी गैसेस में इसमें थे गैस एनवलोप, या जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर तीसरा चीज़ इसके अंदर डाला गया, इस अर्थ के अंदर, जब इसका टेम्परेचर कितना पहुंचा, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर पहुंचा, फिर इसमें आ गया, इसमें लिक्विड कंपोनेंट दैट इज हाइड्रोस्फीयर इसके अंदर पाया जाता, यानी वो भी देखा गया, इसके अंदर कोई 3 सबस्टेंस अर्थ के अंदर पाए गए, दैट इज सॉलिड पार्ट भी पाया गया, दैट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। फिर जब ये 3 मिल जाते हैं, फिर ये बनाता है बायोस्फीयर, जिसके अंदर एक लाइफ आ जाती है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब लाइफ कब ऑरिजिनेट हुई, लाइफ ऑरिजिनेट हुई, अपीयर्स 4 बिलियन ईयर्स बैक,
बैक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हो गया उसके बाद ये लाइफ इसके अंदर ऑरिजिनेट हो गई। अब इस जो ऑरिजिन हो गई हमारी लाइफ जो ऑरिजिनेट हुई उसके लिए कुछ थ्योरीज हैं जिन थ्योरीज की वजह से हमें पता चलता है हाँ अर्थ कैसे आ गई। तो इसमें कुछ थ्योरीज है, वो थ्योरीज है पहले दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है एक, दूसरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तीसरा है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजिक और इंटरप्लैनेटरी थ्योरी, और लास्ट वाला दैट इज एबायोजेनिक और नेचुरलिस्टिक थ्योरी या जिसको हम कहते हैं केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं। तो पहली थ्योरी क्या है, वो पहली थ्योरी क्या बताता है, इट स्टेट दैट लाइफ वाज क्रिएटेड। ये पहली थ्योरी कहती है ये जो लाइफ जो है ये क्रिएटेड हो गई बाय द विश, चाहत थी किसको, सुपर नेचुरल पावर यानी गॉड की अपनी चाहत थी इस लाइफ को बनाने की, यानी गॉड ने या क्रिएटर है या सुपर नेचुरल पावर है इसकी अपनी चाहत थी इस अर्थ को बनाना, इस लाइफ को बनाना। अकॉर्डिंग टू अगर इसमें हम देखें क्योंकि ये जो थ्योरी जो है ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू होती है, तो इसमें अगर हम देखें इसमें बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस जो खासकर हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इसने अलग अलग इसमें व्यूज़ दिए हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म में कहा जाता है सबसे पहले ये जो क्रिएशन या लाइफ जो है इसको यानी पूरी यूनिवर्स को किसने बनाया, लॉर्ड ब्रह्मा है इसने इसको क्रिएट किया। लॉर्ड ब्रह्मा वो कहते हैं ये गॉड है, को गॉड लॉर्ड ब्रह्मा है, इसी ने किसको बनाया, इसी ने सबसे पहले लाइफ को बनाया। वो लाइफ कौन सी है, वो है मानु एंड शारदा, शारदा ये दो फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमेन जो है इस इन दोनों को बनाया। इसी तरह अकॉर्डिंग टू अगर इस्लाम की बात करेंगे या क्रिश्चियनिटी जो है इनकी बिलीफ जो इनको ये कहते हैं गॉड क्रिएटेड आदम एंड इव, आदम एंड इव जिसको हम हवा कहते हैं, तो इसको बनाया सबसे पहले नेचर ने या गॉड ने हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले बनाया, और फिर इसी तरह इस यूनिवर्स को 6 दिनों में कंप्लीट किया। दिस थ्योरी इज़ पोरली रिलीजियस कॉन्सेप्ट। ये थ्योरी जो है ये थ्योरी सिर्फ किसके बेस पे, रिलीजियस कॉन्सेप्ट के बेस पे, इसीलिए इसको साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पे इसको यूज़ नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। को थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। को स्पॉन्टेनियस जनरेशन में कहती है ये थ्योरी कहती है जो लाइफ जो है ये ओरिजिनेट हो गई कहाँ से, नॉन लिविंग थिंग्स से। जैसे मड है यहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हुई, सन है इसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट हुई, आयर है इसकी वजह से ओरिजिनेट लाइफ हुई, वाटर है या डिकम्पोजिंग थिंग्स जो है इसकी वजह से ओरिजिनेट लाइफ हो गई, जिसको हम कहते हैं एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन लिविंग सबस्टेंसेस, नॉन लिविंग सबस्टेंस जो होता है इनकी वजह से लाइफ का ऑरिजिनेट हो गया। जैसे एग्जांपल्स है फ्लाई लार्वा, जो लार्वा फ्लाई जो है उसका लार्वा जो है वो कहता है ये डेवलप हो गया रोटन मीट से। जो मीट देखते हैं स्पाइलड मीट यस खराब माछ आसान अगर सह वारियास टाइमस थो तथ मुश्कुन तथ केम वथान तो इससे ये लार्ज वहाँ पे ऑरिजिनेट हो गए। या फ्रॉग स्नैक क्रोकोडाइल से कहाँ से, मॉइस्ट सॉइल से, मिट्टी जो होती है गीली मिट्टी वहाँ से ये डेवलप हो गए, खासकर रिवर की मिट्टी जो होगी वहाँ से ये एनिमल्स डेवलप हो जाते हैं। ये कौन सी थ्योरी, ये है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी के बारे में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था लॉइस पास्चर इन 1862 में। इसने प्रूव करके दिया, जिसने कहा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, ये अराइज हो जाते हैं कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। जैसे यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसे यहाँ पे लिया, इसके अंदर भी मीट लिया, इसके अंदर भी मीट लिया और इसके अंदर भी मीट लिया, इसको ऊपर से कवर किया कॉर्क के जरिए, इसको ऊपर से कवर किया, फिर क्लोथ के जरिए इसको कवर नहीं किया, तो ऊपर से फ्लाइज जो आते हैं फ्लाइज इसके ऊपर भी बैठेंगे मगर यहाँ पे वो इसके अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पे ऊपर ही बैठेंगे, और नीचे अगर देखेंगे इस वाले में इसमें डायरेक्टली कहाँ से जाएंगे वो नीचे इस मीट के ऊपर, और इस मीट के ऊपर क्या होंगे, इस मीट के ऊपर नए ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। असल में ये ऑर्गेनिजम्स इस मीट के अंदर नहीं होते हैं, ये आ जाते हैं, ये स्पोर्स सराउंड्स में होते हैं जिसकी वजह से इनको वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है, या ये फ्लाई जिसको वहाँ से वहाँ पे लाते हैं और इनका वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिलता है तो ये यहाँ पे ग्रोथ करते हैं। और ये हमें दिखाया किसने, लॉइस पास्चर ने इन 1862 में। फिर तीसरी थ्योरी जो है दैट इज कॉल्ड कॉस्मोजोइक थ्योरी, या जिसको हम कहते हैं इंटरप्लैनेटरी थ्योरी जिसको कहा जाता है। कॉस्मोजोइक थ्योरी या इंटरप्लैनेटरी थ्योरी जो है ये क्या कहता है, ये थ्योरी कहती है लाइफ ऑरिजिनेट, लाइफ जो है ये ऑरिजिनेट हो गई समवेयर एल्स इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में किसी और जगह ये थी,
यूनिवर्स में किसी और जगह किसी और प्लेनेट पे ये लाइफ थी पहले, और ये कम टू अर्थ, फिर उसके बाद आ गई कहाँ पे, अर्थ के ऊपर लाई गई फ्रॉम सम हैवली बॉडी, किसी हैवली बॉडी से लाई, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में इसको लाया गया, इन द फॉर्म 1 second। यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू थ्योरी लाइफ लाइफ ऑरिजिनेट समवेयर एल्स इन द यूनिवर्स एंड कम टू द अर्थ कम टू द अर्थ पे वो आ गई कहाँ से, किसी हेवली बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, स्पोर या सीड के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर या सीड जो है इसकी फॉर्म में वो लाइफ वहाँ पे आ गई, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कॉस्मोजिक थ्योरी। कॉस्मोजिक थ्योरी का मतलब है ये जो लाइफ जो है ये अर्थ पे नहीं थी, ये किसी और जगह थी, वहाँ से किसी प्लेनेट के हेवली बॉडी के ज़रिए फिर वो पहुँची लाई गई किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, मगर किस शक्ल में थी, ये थी स्पोर की शक्ल में या थी ये सीड की शक्ल में थी। फिर लास्ट थ्योरी, इसको कहा जाता है अबायोजेनिक या नेचुरलिस्टिक या केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ, इसको कहते हैं, और ये एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इस थ्योरी को प्रपोज किया ओपरेन एंड हेल्डी ने इन 1923 में और 1929 में, इंडिपेंडेंटली अलग अलग इन्होंने की। ओपरेन डिस्क्राइब किया इस थ्योरी को अपनी बुक में, जिसको हम कहते हैं द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, एक बुक थी उसमें इसने तो हमें क्या देखना, हमें यहाँ पे देखना है लास्ट वाली थ्योरी, दैट इज अबायोजेनिक या जिसको हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक थ्योरी या केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये थ्योरी जो है ये एक्सेप्टेबल थ्योरी है, और ये प्रपोजर की थी क्या ऑपरेन एंड हेल्डी जो है इन दोनों ने इसको प्रपोजर किया इन 1923 और 1929 में, और इन दोनों ने इसमें से ओपरेन जो है ओपरेन ने इस थ्योरी के बारे में जो बताया वो बताया इसने अपनी जो बुक जो इसके पास जो है, जो इसने बुक जिस बुक को कहते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ, उसी में इसने इसकी डिटेल दी। इस थ्योरी के रिलेटेड क्या है, इन्होंने कहा लाइफ मस्ट हैव अराइजन, इन्होंने कहा लाइफ जो है वो अराइज हो गई ऑन अ प्रिमिटिव अर्थ, जो अर्थ जो उस पर वो अराइज हो गई, जो पुरानी अर्थ जो है जिस वक्त अर्थ का ऑरिजिन हुआ उस वक्त इसके ऊपर लाइफ आ गई, कैसे आ गई, फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स की वजह से कुछ केमिकल्स कलेक्ट हो गए जिनकी वजह से वहाँ पे लाइफ आ गई, और उन केमिकल्स में एक कुछ प्रोग्रेस कुछ चेंजेस लाई गई, कुछ केमिकल रिएक्शंस उनके अंदर हो गई जिनकी वजह से वो एटम्स जो थे जो पहले उस अर्थ के ऊपर थे वो एटम्स कंबाइन हो गए, उन एटम्स में क्या बन गया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। कैसे, जैसे यहाँ पे दिया गया, जैसे हाइड्रोजन एक एटम था, नाइट्रोजन था, अमोनिया था, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर वेपर्स है, ये सारे कंपोनेंट जो ये सारे कंपोनेंट्स मिल गए। इन सारे कंपोनेंट्स की क्या किया, इन सारे कंपोनेंट्स ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल को बनाया, ये थे एटम सारे, इन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाया केमिकल प्रोसेस की वजह से। फिर वही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फिर से कंबाइन हो गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया, फिर वही सिंपल ऑर्गेनिक फिर से कंबाइन हो जाते हैं, वो बनाते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं वो बनाते हैं पॉलीमर, पॉलीमर में आ जाते हैं खासकर एडिनिन है, गवानीन है, या इसमें दो आते हैं पायरीमिडीन है, प्यूरिन है, वो दो आ जाते हैं। फिर पॉलीमर जो होता है या प्यूरिन या पायरीमिडीन जो वो जब कंबाइन हो जाते हैं वो बनाते हैं एक लिविंग कंपोनेंट, वो बनाते हैं। और इस सारा प्रोसेस जो है ये सारे चेंजेस जो होते हैं, ये सारे चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू द सोलर रेडिएशन की वजह से, और इसको हम कहते हैं इस थ्योरी को, ये थ्योरी कौन से, अबायोजेनिक या नेचुरलिस्टिक थ्योरी। फिर इसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया एक सेंटर जिसका नाम था स्टैनली मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं इन 1953 में इन दोनों ने इसको बताया। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एक गिलास का एक एपरेट लिया, ये जो एपरेट यहाँ पे आप देखते हो ये वाला एपरेट, ये सारा एपरेट किसका है, ये सारा एपरेट है गिलास का बना हुआ, और इस गिलास एपरेट में इन्होंने क्या किया, इन गिलास एपरेट में इन्होंने ये कंपोनेंट्स लिए, ये जो कंपोनेंट्स यहाँ पे मीथेन को लिया,
अमोनिया को लिया, हाइड्रोजन को लिया, वाटर को लिया, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोड्स भी लिए। इलेक्ट्रोड्स किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रिक शॉक्स करने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक्स के लिए। तो एक चैम्बर में इसने ये रखा, दूसरे में यहाँ पे हीट जो है ये रखा दूसरे चैम्बर में। फिर हीट करने के लिए यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस किया, ये जो गैसेस जो गैसेस यहाँ पे हैं, ये जो गैसेस यहाँ पे हैं, ये गैसेस जब यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गए, फिर ये गैसेस पहुँच गए इस गैसेस चैम्बर में, इस चैम्बर में पहुँच गए। फिर यहाँ पे सारे गैसेस हैं। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से यहाँ पे वाटर वेपर्स भी आते हैं, वो वाटर वेपर्स यहाँ से इसके साथ मिले जाते हैं। फिर यहाँ से इसको इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। फिर ये सारे गैसेस जो ये सारे गैस कंबाइन हो जाते हैं। जब हीट अप यहाँ पे हो जाए, ये कंबाइन हो जाते हैं। इस कंबाइन की वजह से नीचे एक और चीज़ पे लगाया जाता है, दैट इज़ कंडेंसर नीचे लगाया जाता है। यहाँ पे हॉट वाटर अलग चला जाता है और कोल्ड वाटर अलग चला जाता है। फिर यही मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल इस दूसरे सेक्शन से नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं इसमें स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देते हैं। जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फिर लास्ट में क्या देते हैं, वो देते हैं लिविंग मैटर को जन्म देते हैं। लिविंग मैटर जो है उसको जन्म देते हैं, लिविंग मैटर को। तो ये है, ये थ्योरी किन्होंने दी? ये थ्योरी दी मिलर, और दूसरा था यूरी, और इसको और एक नाम इसको कहते हैं मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो एग्ज़ाम में आता है, जो खासकर नीट के एग्ज़ाम में भी आता है, वो आता है इनके अंदर गैसेस क्या क्या थे। ये गैसेस कौन कौन से, इन गैसेस का नाम याद ज़रूर रखना है, इन गैसेस का नाम। तो ये गैसेस उसने लिए थे उस यूरी एंड मिलर जो था। यूरी एंड मिलर। और इसमें और एक चीज़ ये भी है, इसमें जो कंपोजिशन इसने ली, जो कंपोजिशन इसने ली यहाँ पे, वो कंपोजिशन क्या ली, वो कंपोजिशन ली इसने 2:1 रेशो में, क्योंकि वाटर वेपर्स तो ऑलरेडी आ जाते हैं ड्यू टू दिस हीटिंग की वजह से। ये जो मीथेन जो है ये लिया 2% यानी 2%, और फिर ये लिया 2, और हाइड्रोजन जो है वो लिया 1 को। ये भी एग्जाम में आता है, जो इसका रेशो जो है वो रेशो क्या है, तो वो रेशो है 2:1 रेशो इसमें पाया जाता है। और इसी की वजह से फिर इसमें पायरेमिडीन, प्यूरीन जो है, जो यहाँ पे लास्ट में स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये लास्ट में बन जाता है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये प्यूरीन, पायरेमिडीन जो है वो वहाँ से फिर लास्ट में क्या बनता है, वहाँ से एक लिविंग सब्सटेंस को देखा जाता है, जिससे पता चलता है हाँ अर्थ में ये जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो बनाया गया, अर्थ बना गया ऑन द अर्थ के बेसिस पे, जो अर्थ में पहला टेम्परेचर, पहला एनवायरनमेंट था, वैसे ये बनाया गया। और इससे पता चलता है अर्थ में सबसे पहले लाइफ कैसे ऑरिजिनेट हो गई और किसकी वजह से वो ऑरिजिनेट हो गई। तो ये था मिलर एंड यूरी का एक्सपेरिमेंट। और इंशाल्लाह इसमें सिर्फ एक टॉपिक रहता है, वो है इसमें एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन। इंशाल्लाह वो अगले कल, हाँ इंशाल्लाह कल वो मैं यहाँ पे वो डालेंगे। अब सिर्फ एक ही टॉपिक है, इसके बाद ये जो पूरा लेसन, जो ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन जो है इसका, वो नेक्स्ट लेसन जो है वो है आवर एनवायरनमेंट। वो इंशाल्लाह हम फिर उसके बाद फिर उठाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर वो।